नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर मास्टर। नमस्कार। मैं ईश्वर मास्टर आपका स्वागत करता हूँ प्री कोचिंग सेंटर में। आज शब्द करेंगे। शब्द देखो कितना बड़ा बोर्ड भर रखा है आपके लिए। तो पहले तो शब्द की डेफिनेशन होनी चाहिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वो तो वर्ण होता है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। और आपका शब्दकोश इन शब्दों से ही बना है। जो पूरी दुनिया का आधार है, चाहे किसी भी भाषा का हो, तो शब्द से बना है। ये दुनिया शब्द पे ही टिकी हुई है। तो वो तो फिलोसफी में चले जाएंगे। आप इसके वर्गीकरण की बात करेंगे तो शब्द जो है 4 प्रकार से बांटा गया है इसको। शब्द को क्या क्या है? सबसे पहले स्रोत के आधार पर, भाई कहाँ से आए हैं ये, स्रोत क्या है, ये शब्द आप जो बोल रहे हो इसका स्रोत क्या है। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से आया है, ये उत्पत्ति क्या है। फिर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, आप इसकी व्याकरण क्या है, इसकी ग्रामर क्या है। और लास्ट में अर्थ के आधार पर इसका मीनिंग क्या है। तो 4 हो गए। सबसे पहला क्या था? स्रोत के आधार पर, सेकंड व्युत्पत्ति के आधार पर, थर्ड प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, और लास्ट बेटा अर्थ के आधार पर। तो चारों को याद करेंगे। सबसे पहले तो इसका मीनिंग, शब्द से पहले वर्ण का मीनिंग। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण होता है। और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कुछ भी आ जाए, कमल, पत्र, ये सारे क्या है? शब्द है भाई। तो अब आते हैं स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर मोस्टली 6 भागों में बांटा है इसको। तो कौन कौन से है बेटा? सबसे पहले है तत्सम। तत्सम सा मीन्स संस्कृत, यानी कि आपने याद रखना उसके समान। उसके मीन्स उसके का मतलब यहाँ संस्कृत से आपका उस वो शब्द जो उसके समान हो, उसके किसके? संस्कृत के। तो उसको क्या कहेंगे? तत्सम। अग्नि, जैसे अग्नि, नेत्र, जो शब्द, और इसके आगे डेफिनेशन, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में एज इट इज ले लिया जाए उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम, सा मीन्स संस्कृत। सारे शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में एज इट इज ले लिया जाए उसे तत्सम कहते हैं, बिना बदलाव के ले लिया जाए। जैसे आपका अग्नि, नेत्र, और भी बहुत सारे, वो आपको पता ही है। तो उदाहरण दे रहे हैं, बड़ी पूरी ग्रामर का ब्रीफ रिवीजन है ये एक तरह से। दूसरा आ गया तद्भव। इनका मीनिंग भी आता है और एग्जाम्पल भी आना चाहिए। तद्भव, तद्भव का मतलब उससे बनना, यानी कि उस भाषा से निकला हुआ शब्द जिसका कुछ चेंज होके, थोड़ा बहुत चेंज होके आए, उसको बोलते हैं तद्भव। संस्कृत से तो आया है, लेकिन होना या बनना, लेकिन उससे अलग बनना। जैसे नाक किससे बना है? हमारा नाक नासिक से बना है, नासिका से बना है। घी किससे बना है? गरित से बना है भाई। गरित संस्कृत में तो गरित कहते हैं। आज जाके घर पे कहना कि सब्जी में थोड़ा गरित डाल दो, पता नहीं क्या समझेंगे, नमक समझ जाएंगे शायद वो, है ना। तो घी मीन्स हिंदी का तद्भव, और गरित है बेटा तत्सम। नासिक है आपका, नासिक या नासिका है आपका तत्सम, और नाक है आपका तद्भव। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव होके हिंदी भाषा में आया वो तद्भव है, और जो एज इट इज आया वो क्या है? तत्सम। अब आ जाओ देशज। देशज, आप जैसे आपको पता है देशज हमारे देश के, देशज जिनकी उत्पत्ति के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, आम बोलचाल से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उन शब्दों को देशज कहते हैं। मूल या लोक भाषाओं से या अज्ञात स्रोत वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। या तो आपके मूल से आए हैं, जो जड़ से आते शब्द ऐसे हैं आपको मीनिंग में नहीं पता, आप यूज करते हैं, तो क्या बेटा मूल या लोक भाषाओं से या अज्ञात स्रोत वाले शब्दों को कहेंगे आप देशज। जैसे दाल, रोटी, पानी, ये सारे क्या देशज है भाई, ठीक है ना। तो देशज जो आपके देश यानी आपके मूल से आए, आपकी जड़ से आए, आपके बेस से आए हैं, उनको बोलेंगे देशज। जिनके बारे में, जिनके स्रोत के बारे में, देखो बाकी सभी के तो स्रोत का पता है आपको, देशज का ही नहीं पता, तो वो होगा देशज। फोर्थ हो गया बेटा उल्टा इसका, विदेशज। मीनिंग है इसका जो विदेशी भाषा से आए हैं भाई, हिंदी सॉरी अरबी, फारसी, अंग्रेजी और भी बहुत सारे, तो उनको बोलते हैं विदेशज। यानी जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में एज इट इज ले लिए हैं या कुछ चेंज से होके आए हैं, उनको बोलते हैं विदेशज। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से, जैसे कार, बस। एक करवट शब्द है बेटा, करवट, करवट लेते हो ना आप, इंग्लिश का शब्द है ये करवट, और आप हिंदी में भी एज इट इज यूज करते हो उसको करवट।
कार एक कूर शब्द है आपका, उसको कुत्ते के बच्चे को बुलाते हो ना जब, तो इंग्लिश में CUR कर, अंग्रेज लोग कहते थे, इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश का लिखा जाता है, तो कूर से छोटा बच्चा, कुत्ते का बच्चा आता है ना पपी, तो ये कर शब्द इंग्लिश का है, और इंग्लिश से हिंदी में ये कार शब्द इंग्लिश का है, एज इट इज आया बस शब्द इंग्लिश का है, ठीक है। तो ये जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आपने ले लिया उनको बोलते हैं विदेशज। नेक्स्ट आ जाओ अनुकरणात्मक, अनु मीन्स पीछे, यानी जिसको आप फॉलो करते हैं, अनुकरणात्मक, अनुकरण से बने शब्द, एक शब्द के बाद वही शब्द, उसको बोलते हैं अनुकरणात्मक। जैसे फटफट, खटखट, पटपट, ये क्या है बेटा, अनुकरणात्मक, एक शब्द का अनुकरण कर रहा है दूसरा शब्द, ठीक है। वो शब्द जो पहले शब्द का अनुकरण करे, पहले शब्द को फॉलो करे, उसको बोलते हैं अनुकरणात्मक। ये हो गया उदाहरण। फिर है बेटा द्विज, द्विज का मतलब है दो भाषाओं से बना हुआ शब्द, द्विज मीन्स दो भाषाओं से, जैसे विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से, दो से अधिक भी हो सकता है भाई, लेकिन दो तो है ही, द्विज, विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को द्विज शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, एक लाठी आपका तद्भव है और एक चार्ज इंग्लिश का शब्द है भाई। डबल रोटी इंग्लिश का शब्द है, ये रोटी। रेल गाड़ी इंग्लिश का है, हिंदी का, यानी द्विज शब्द है, ये दो भाषाओं से आए हुए शब्द है। तो आपको 6 के 6 याद करने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अनुकरणात्मक और द्विज। अब आ जाओ बेटा शब्द उत्पत्ति के आधार पर, तीन ही है तो पौधे जी आपने 10 बार कर रखे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ क्या है बेटा, रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी, जिसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता, जो केवल एक ही मीनिंग है। जैसे नीला, घर, ये क्या है, रूढ़ हो गई ये शब्द। आके कुर्सी क्या है, रूढ़ है भाई, ठीक है ना। तो वो शब्द जो किसी अलग अलग शब्दों से मिलके नहीं बने हैं, केवल बस उनका मीनिंग रूढ़ हो गया है, अपना उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो रूढ़ है। यौगिक क्या है बेटा, दो शब्द हैं, एक ये और एक ये, और उन दोनों का योग हुआ है, वो यौगिक है। जैसे घुड़ सवार, घुड़ प्लस सवार, पाठ प्लस साला, विद्या प्लस आज्ञा, कितने कितने कर लो, वो क्या है बेटा, यौगिक, दो शब्दों का योग होना यौगिक। योग रूढ़, दो शब्दों का योग तो हो रहा है लेकिन रूढ़ हो गए, विशेष अर्थ दे रहे हैं, ये कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहे हैं, ये विशेष अर्थ दे रहे हैं, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे आप योग रूढ़। योग भी हुआ भाई, जैसे 10 प्लस आनंद, जो दशानंद बना ना, जलज यानी जो जल में उत्पन्न होता है, तीसरे की तरफ इशारा किया, क्या हुआ, कमल, कमल। तो इनका बेटा विशेष मीनिंग होता है, दो शब्दों से मिले भी हैं और इनका मीनिंग भी विशेष है, ये तो हो गए योग रूढ़। केवल दो शब्दों से मिलके बनना, वो यौगिक, दो शब्दों का योग। और बेटा जो किसी का योग नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जैसे आपका नीला है, कोई कोई डिवीजन ही नहीं इसका, घर है, कुर्सी है, कितने वर्ड है आपके, योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। किसके आधार पर है ये, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, भाई इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तीसरे में आ जाओ, बोलो मत भाई, प्रयोग रूप। देखो बेटा ये योग रूढ़ है, योग रूढ़ लिखा हुआ था, ये योग रूढ़ है, सॉरी फॉर दैट, बच्चे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, ये योग रूढ़ है। बोल तो ठीक रहे थे, कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक हो जाती है उसके लिए, सॉरी। योग रूढ़ दो शब्दों से मिलके बना है और विशेष अर्थ दे रहा है, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़। केवल दो शब्दों से मिलके बना है, विशेष अर्थ नहीं है, कोई तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, यौगिक, और जो बिना किसी के बने वो केवल रूढ़ हुआ है, उसको बोलते हैं रूढ़। ये कई बार इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है, कई बार आता है एग्जाम्पल। अब आ जाओ बेटा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, ये तो आप करते ही रहते हो पूरा भाई, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 9 तरह से बांटा जाता है आपके इनको, जो भी आपकी ग्रामेटिकल यूनिट है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 होते हैं, हिंदी में 9 होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। सबसे पहले है संज्ञा। आपको पता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराइए, तो आपने ग्रामर में सारे करते ही रहते हैं, एक एक मिनट में बता रहे हैं, लेकिन उसको संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम संज्ञा है भाई, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, संज्ञा आपको आता है। सर्वनाम बेटा अभी इंग्लिश में 2 दिन पहले ही कराया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे राम कहा, राम क्या है बेटा,
संज्ञा, और राम के लिए वह का ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है। और विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये राम की विशेषता बताया ना, तो राम की विशेषता का मतलब है जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया बेटा वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो सेंटेंस में कोई एक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रिया। तो जैसे वह पढ़ता है, तो ये पढ़ता है क्या है, क्रिया है भाई। दौड़ता है, चलता है, ये क्रिया है ना, तो क्रिया भाई, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और हिंदी में भी जो एक्शन होता है, जो कार्य करना, किस कार्य के करने या होने के ढंग को जो बताए वो क्रिया, आगे डिटेल में करी लेंगे। अब क्रिया विशेषण बेटा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण को बताता है संज्ञा की विशेषता, और क्रिया विशेषण बताती है क्रिया की विशेषता। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वेरी फास्ट, दो वर्ब हो गई, दो क्रिया विशेषण हो गई इसमें, एक वेरी और एक फास्ट। वह तेज दौड़ता है, फास्ट हो गई भाई तेज, तो ये क्या है बेटा, क्रिया विशेषण। क्रिया की, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज चलता है, ठीक है ना, वह आराम से चलता है, तो ये क्या है, सारे क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, अब संबंध बोधक मीन संबंध दिखाए, इधर आ जाओ, संबंध बोधक के लिए अलग से लिखा है आपके लिए, इधर आ जाओ। ओके, बोधक संज्ञा सर्वनाम, बोधक क्या है बेटा, संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर, संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो शब्द कराए ना, उन्हें बोलते हैं संबंध बोधक। जैसे अब मैं आपसे एग्जांपल के थ्रू पूछूंगा, फिर सुन लो। संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर, संज्ञा यानी राम श्याम सीता गीता, सर्वनाम वह वे, ठीक है, उनके साथ आकर, और उनका संबंध दिखाता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या के साथ बताता है, उसे कहते हैं बेटा संबंध बोधक। जो संबंध का बोध कराए, आता किसके साथ है, संज्ञा सर्वनाम के। अब जैसे ये आ गया, पर्वत के पीछे सूर्य छिपा है, तो ये तो पर्वत तो नाउन हो गया भाई, संज्ञा हो गई, सूर्य भी नाउन हो गया भाई, तो के पीछे, तो ये जो वर्ड है, यदि अंडरलाइन वर्ड्स को पता करना आ जाए तो ये क्या बेटा, संबंध बोधक। वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर अन्य शब्दों से उनका संबंध दिखाए, तो वो क्या हो गया बेटा, के पीछे क्या है, संबंध बोधक। क्योंकि ये संज्ञा, ये भी संज्ञा, और ये इसका संबंध ये बता रहा है कि भाई जो पर्वत है ना, उसके पीछे कौन छिपा है, सूर्य छिपा है, तो संबंध बोधक हो जाएगा। वैसे तो अलग चैप्टर है। समुच्चय का आपको पता है बेटा, यूनिटी ग्रुप है ना, तो जो समुच्चय का बोध कराए उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। इसको भी अलग से करेंगे हम। फिर विषम्यादि बोधक, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें आ गए, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अचानक आए भावों, अचानक सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, अचानक भावों का उतार चढ़ाव, उसको बोलते हैं विषम्यादि बोधक। और निपात होता है बेटा किसी वर्ड पर स्ट्रेस देना, किसी वर्ड पर जोर देना। और समुच्चय बोधक एक बार और देख लेते हैं। समुच्चय बोधक ये होते हैं बेटा, वो ये नहीं, ये किंतु, यही होते हैं ना, परंतु, ये सारे होते हैं किंतु परंतु। निपात, निपात का मतलब है बेटा किसी शब्द पर जोर देना, वह बहुत ही अच्छा है, तो ये ही क्या आ गया उस सेंटेंस में, निपात आ गया। तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो इसमें निपात बताओ, भी। जो शब्द किसी पे जोर देता है उसको बोलते हैं बेटा निपात। ही, भी, है ना, इस टाइप के शब्द है, बहुत सारे डिटेल में करेंगे अलग से, तो इसको बोलते हैं निपात। एक बार सारे और देख, संज्ञा पता चल गया भाई, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक बता ही दिया, समुच्चय बोधक कनेक्टर इंग्लिश में, विस्मयादि बोधक सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, अचानक आए भाव को, आहा, वाओ, हिंदी में है ना, काश, हे, हाय, ये सारे शब्द क्या बेटा, विस्मयादि बोधक। और निपात आपको पता ही है, भी, ही, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो स्ट्रेस देते हैं, उनको बोलते हैं निपात। अलग अलग है,
स्टार्टिंग में तो दो है बेटा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का मतलब है जिनका कुछ मीनिंग निकले, उनको बोलते हैं सार्थक शब्द। कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, सार्थक। जैसे पानी का अर्थ नीर भी होता है भाई, आकाश का अर्थ भी होता है। तो जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले वो होता है सार्थक, और जिसको अर्थ न निकले वो होता है निरर्थक शब्द। जैसे अर्थ नहीं निकल, जैसे रोटी वोटी, वोटी क्या होती है भाई, कहते हैं ना घर पे रोटी वोटी ले आ। चाय वाय बना ले, तो वाय क्या होती है, वो चाय वाय, ये वाय क्या है, निरर्थक शब्द है। डंडा वंडा, वंडा क्या है, पानी वानी, पानी वानी पिला दो तो पानी वानी वानी, तो ये निरर्थक है बेटा। सार्थक जिसका मीनिंग निकले, निरर्थक जिसका मीनिंग ना निकले। तो ये आपने पहचान लेना, ये आते हैं ड्राइंग होके, वोटी वानी वंडा वाय, ये सारे क्या है, निरर्थक। फिर और भी अर्थ के आधार पर अलग है बेटा, उनको भी देखो। एक अर्थी जिसका एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ वाले शब्दों को बोलते हैं एकार्थी। जितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है एकार्थी होती है। स्थान का नाम है कोई भी एकार्थी, चुलकाना गांव है, इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, तो उसको बोलते हैं एकार्थी। तुम निकाल लो कितने भी अर्थ, लेकिन है ये एकार्थी, एक ही अर्थ है ये। व्यक्तिवाचक है, सोनिया अमोनिया, जितने भी नाम है बॉयज गर्ल्स के, वो क्या है, एकार्थी है। जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी का कोई मीनिंग है, नाम है भाई। गंगा है, गंगा गंगा है, अब तुम कहने लगोगे पवित्र नदी है जी, गंगा का तो मतलब गंगा ही है, तो वो एक आरती है गंगा। चुलकाना है, चुलकाना चुलकाना, तो जिसका एक ही अर्थ है। फिर अनेक आरती, अनेक आरती का मतलब है एक अर्थ से ज्यादा अर्थ। दो स्पेशल अलंकार है आपके, यमक और सलेश। एक शब्द बोल रहे हैं उसके पता नहीं कितने अर्थ निकलते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, अनेकार्थी। एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दो अलंकार है, यमक और सलेश। जैसे कनक कनकते सोगुनी, तो कनक का मतलब वहां क्या है, देखो कितने हैं, गेहूं है, दतूरा है, और पता नहीं क्या क्या है? सोना है। हाय रे मेरा लाल कहां, लाल के कितने अर्थ देखो, लाल रंग है, लाल उसके पुत्र को है, और प्रीशियस स्टोन है, मूल्यवान मोती को भी। तो ये क्या है बेटा, अनेकार्थी। जैसे मन का, कर का मन का डाली दे, मन का मन का बेर, मन का एक तो नाम मन का, और एक माला का मन का, और एक आपके मन का, तो मन बेर, वो एक तो राउंड रूट, और एक खाने का बेर। कनक आपको बता ही दिया, तो ये क्या, अनेकार्थी। फिर हो गया तीसरा विपरीतार्थी, जिसका अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स इंग्लिश में, उसको बोलते हैं विलोम शब्द या उल्टा अर्थ। पता ही आपको, अमीर का गरीब होता है, ऊंच नीच, भाई बहन, ये विपरीतार्थी है क्या, भाई बहन भी विपरीतार्थी है, दिन रात, हाँ ये विपरीतार्थी है। अलग अर्थ, उल्टा अर्थ, एंटोनिम्स इंग्लिश में। समानार्थी, सिनोनिम, जिसका समान अर्थ निकले उसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। तो पर्यायवाची क्या है बेटा, जैसे जल, कितने ही नाम ले लो अब आप, है ना, समान अर्थ निकलेगा उसका। तो अब रूप का अंतर, रूप चेंज होना, यानी चेंज, एक विकारी है और एक अविकारी है। विकारी लिंग वचन कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ जिसमें कोई चेंज आ जाए वो विकारी, और जिसमें चेंज ना आए अविकारी। लिंग वचन कारक काल पुरुष, पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन कारक हो गए ना, इनके कारण जो विकार आ जाए उसको बोलते हैं विकारी। जैसे अच्छा का क्या बन गया, अच्छे, लड़का का क्या हो गया, लड़की या लड़के भी, तो विकारी हो गए ना, विकार आ गया। और अविकारी है बेटा लिंग वचन, इन सब के कारण, लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के कारण जिनमें बदलाव, चेंज नहीं होता, विकार नहीं होता। विकार का मतलब है चेंज, बदलाव, उनको अविकारी बोलते हैं। जैसे यहाँ है तो यहाँ है ना, इसका लिंग बदलेगा ना, वचन बदलेगा ना, कुछ भी नहीं। वहां है तो वहां, किंतु है तो किंतु, नित्य है तो नित्य। तो ये सारे जो है विकारी शब्द है। तो जितने भी आपने किए ना, इन और एक एक को दिमाग में अच्छे से